और अब चलिए बात करते हैं प्रतिज्ञा यात्रा की। यूपी का सियासी पारा काफी हाई हो चुका है। नेताओं के बीच जुबानी जंग भी जारी है। सियासी जमीन मजबूत करने की कोशिश भी हो रही है। योगी और अखिलेश पूर्वांचल में घूम रहे हैं। इधर प्रियंका गांधी पश्चिमी यूपी में प्रतिज्ञा कर रही हैं। साथ ही अपने कार्यकर्ताओं को 2022 की जीत का मंत्र भी दे रही हैं। तो प्रियंका का क्या है चुनावी प्लान, इस रिपोर्ट से समझिए। इस प्रदेश से अराजकता मिटानी है। हमें इस प्रदेश में लोकतंत्र दोबारा स्थापित करना है। चंद्रगुप्त मौर्य राष्ट्र नायक हैं, अशोक महान है, लेकिन जो लोग आज जिन्ना का समर्थन कर रहे हैं, एक प्रकार से तालिबान का समर्थन भी कर रहे हैं। जे फॉर झूठ, ए फॉर अहंकार और एम फॉर महंगाई, जिसका जवाब भारतीय जनता पार्टी नहीं दे सकती। यूपी की चुनावी सियासत पूर्वांचल एक्सप्रेस से होते हुए पश्चिम यूपी के जाट लैंड में आ चुकी है, जो ट्रैक्टर पर सवार होकर किसान और जाटों को अपने पक्ष में करने में जुट गई है। बीजेपी, एसपी, आरएलडी के बाद अब कांग्रेस की सियासी यात्रा पश्चिमी यूपी में है, जहां पार्टी महासचिव प्रतिज्ञा सम्मेलन के जरिए अपना जनाधार बढ़ाने की कोशिश में है। यूपी में विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी और एसपी का पूर्वांचल पर जोर है, तो कांग्रेस महासचिव ने अपनी रणनीति में बदलाव करते हुए पश्चिमी यूपी का रुख किया है। प्रतिज्ञा सम्मेलन के जरिए उन्होंने यहां के लोगों के दिलों तक पहुंचने की कोशिश की है। पश्चिमी यूपी के बुलंदशहर में प्रियंका गांधी ने पदाधिकारी प्रतिज्ञा सम्मेलन आयोजन किया। प्रियंका ने 3 मंडलों के 14 जिलों के पदाधिकारियों से संवाद किया। प्रियंका गांधी ने करीब 7,400 पदाधिकारियों के साथ बात की। पार्टी की प्रतिज्ञाओं को घर घर पहुंचाने का संकल्प लिया। सदस्यता अभियान, बूथ की मजबूती को लेकर संवाद हुआ। प्रियंका गांधी एक तरफ पार्टी के कार्यकर्ताओं को 2022 का मंत्र दे रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ विरोधियों पर अटैकिंग मोड में नजर आती हैं। वो किसी न किसी बहाने बीजेपी पर तो हमलावर रहती हैं, लेकिन दूसरे दलों को भी नहीं छोड़ती। कि इस प्रदेश में ना सपा लड़ रही है और ना बसपा लड़ रही है, सिर्फ कांग्रेस ही ये लड़ाई लड़ सकती है। जब जब आपने देखा कि जनता के सामने एक समस्या है, आप पीछे नहीं हटे। सपा के लोग कहां थे? बसपा के लोग कहां थे? उनके नेता कहां थे? क्या उन्नाव के लिए लड़े? क्या हाथरस के लिए लड़े? क्या लखीमपुर खीरी पहुंचे? यूपी में कांग्रेस की सियासी जमीन पर फसल उगाने के लिए प्रियंका गांधी तमाम तरह की रणनीति तैयार कर रही हैं। उनकी नजर यूपी के महिला, दलित और मुस्लिम वोटों पर है। प्रियंका गांधी ने ऐलान किया है कि उनकी पार्टी सूबे में 40% महिलाओं को चुनाव मैदान में उतारेगी। छात्राओं को स्कूटी और मोबाइल दिया जाएगा। मतलब साफ है, प्रियंका गांधी एक तरफ तो अलग अलग इलाकों में पार्टी को मजबूत कर रही हैं, वहीं दूसरी तरफ वो आधी आबादी को भी पार्टी से जोड़ने की कोशिश करती रहती है। आरक्षण और चुनावी तोहफों के अलावा वो महिलाओं के करीब जाने का कोई मौका नहीं छोड़ती। पिछले दिनों बाराबंकी में उन्होंने कुछ महिलाओं के खेत में जाकर मुलाकात की थी और उनके हाथ से खाना खाया था। और अब बुलंदशहर से वो पश्चिमी यूपी में कांग्रेस के समीकरण को दुरुस्त करने की कोशिश में है। आपने देखा कि लखीमपुर खीरी में किस तरह से किसानों को कुचला गया। आपने आगरा का मैंने मिसाल दिया, दलितों पर कितना अत्याचार हो रहा है, महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है। इंसान की पहचान नहीं है, ये सरकार सिर्फ अपना वोट बैंक पहचान रही है। ऐसा नहीं है कि अकेले प्रियंका गांधी पश्चिमी यूपी पर जोर लगा रही हैं, बल्कि दूसरे दलों के एजेंडे में भी पश्चिमी यूपी सबसे ऊपर है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जहां प्रियंका गांधी अपने कार्यकर्ताओं में जोश भरने में जुटी हुई हैं, वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ कैराना में पलायन का जिक्र कर बाकी तमाम मुद्दों को कमजोर करने की कोशिश में लगे हुए हैं। वहीं एसपी समेत तमाम बाकी सियासी दल भी जाटलैंड की जमीन पर अपनी सियासी फसल को खाद पानी दे रहे हैं। आपको बता दें कि 8 नवंबर को योगी आदित्यनाथ कैराना में पलायन पीड़ित परिवारों से मुलाकात करने पहुंचे थे। वहीं 11 नवंबर को अखिलेश यादव मुजफ्फरनगर में जनसभा कर चुके हैं। बीएसपी प्रमुख मायावती
मंडल प्रभारियों से मुलाकात कर रही हैं। जयंत चौधरी अलीगढ़ और मुजफ्फरनगर में जनसभा कर चुके हैं। ओवैसी 15 दिन में 4 जनसभा कर चुके हैं, जिनमें गाजियाबाद, मेरठ, मुजफ्फरनगर और सहारनपुर शामिल है। जो पिछली सरकारों के राजनीतिक अपराधीकरण के शिकार हुए थे, उसमें से ज्यादातर परिवार वापस आ चुके हैं। उनमें एक विश्वास जगा है। एक किराना कस्बा आपराधिक गतिविधियों का नहीं बल्कि विकास की प्रक्रिया के साथ तेजी के साथ आगे बढ़ा है। कस्बे के सभी लोगों को इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि वे बेझिझक यहां पर अपने पूर्वजों की भूमि पर रहें। यहां की विरासत को संरक्षण करना और साथ साथ यहां के व्यापारिक और औद्योगिक माहौल को और तीव्रता के साथ आगे बढ़ाने के लिए सरकार हर प्रकार का सहयोग करेगी। क्या करके याद दिला गए कि पलायन हो गया है, पलायन। अभी मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं पलायन हो गया, और सच्चाई तो ये है कि अगर उत्तराखंड से मुख्यमंत्री जी का पलायन न होता तो 5 साल हमारे खराब नहीं होते। अगर उत्तराखंड से पलायन होकर के यहां न आते तो 5 साल हमारे खराब नहीं होते। याद करो 5 साल में समाजवादियों ने क्या क्या काम करके दिखाए। आपको बता दें कि पश्चिमी यूपी में भले ही सभी दल दम लगा रहे हैं, लेकिन 2022 के चुनावी समीकरण को समझने के लिए 2017 के चुनावी नतीजों पर गौर करना बेहद जरूरी है। 2017 के विधानसभा चुनाव में पश्चिमी यूपी के 136 सीटों में से बीजेपी की झोली में 103 सीटें गई थी। एसपी ने 27 सीटों पर जीत हासिल की थी। बीएसपी सिर्फ 3 सीटों पर सिमट गई थी। कांग्रेस को 2 सीट से संतोष करना पड़ा था। आरएलडी सिर्फ 1 ही सीट जीत पाई थी। ऐसे में अब बारी 2022 की है और सभी दल जाट लैंड पर अपना सियासी दमखम दिखा रहे हैं। ऐसे में देखना यह है कि यहां के लोग किस पर ज्यादा भरोसा करते हैं। बुलंदशहर से रमन कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। और प्रियंका गांधी नहीं, बीजेपी, एसपी, बीएसपी भी जाटलैंड में वोटों की उपजाऊ फसल काटने की कोशिश में है। हालांकि इस बार मुकाबला काफी कठिन होने वाला है, क्योंकि आरएलडी और ओवैसी भी पश्चिमी यूपी की जमीन पर जमकर पसीना बहा रहे हैं। राष्ट्र नायक सरदार पटेल एक ओर है और दूसरी तरफ इस राष्ट्र को तोड़ने वाले जिन्ना दूसरी तरफ। इस प्रदेश में ना सपा लड़ रही है और ना बसपा लड़ रही है। सिर्फ कांग्रेस ही ये लड़ाई लड़ सकती है। ठोको राज में पता ही नहीं है कौन किसको ठोक दे। चारों तरफ गन्ने के लहलहाते हरे भरे खेत और भाषा के मिठास लिए यह है यूपी का पश्चिमी इलाका। यहाँ की मिट्टी में जाति धर्म की एकता की खुशबू बिखरी है। यहाँ किसान, जाट और मुस्लिम समुदाय के सभी लोग आपस में मिलजुल कर रहते हैं। लेकिन 2012 के मुजफ्फरनगर दंगों, फिर पलायन और किसान आंदोलन के बाद यहाँ का सियासी समीकरण जरूर बदल गया है। ऐसे में इस बदले हुई सियासत और गणित को नेता अपने हिसाब से अपने पक्ष में करने की कोशिश में रहते हैं। जाटलैंड का ज्यादातर इलाका किसान, जाट और मुस्लिम बहुल माना जाता है। पारंपरिक रूप से मुस्लिम आबादी बीजेपी के खिलाफ दिखाई देती रही है, तो किसान और जाट बीजेपी के पक्ष में दिखाई देते रहे हैं। लेकिन किसान आंदोलन की वजह से इस बार के समीकरण काफी बदल चुके हैं। ऐसे में सभी राजनीतिक दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। 136 सीट वाले पश्चिमी यूपी में जाट मुस्लिमों की भूमिका सबसे अहम मानी जाती है। कहा जाता है कि सहारनपुर, मेरठ, बिजनौर, अमरोहा, मुजफ्फरनगर, बागपत और अलीगढ़ मुरादाबाद मंडल समेत करीब 100 विधानसभा सीटों पर यह बिरादरी निर्णायक भूमिका में है। पूरे यूपी में जाट 8% के करीब है, जबकि जाटलैंड में जाटों की आबादी 20% है, मुस्लिम 36% है, दलितों की आबादी 25% है और ब्राह्मणों की आबादी करीब 10% बताई जा रही है। जो किसान आज आंदोलन कर रहा है
वो इसलिए आंदोलन कर रहा है क्योंकि उसकी आय तो दोगुनी हुई नहीं, उसके लिए फैसले उसकी खुशहाली के लिए नहीं लिए गए, जबकि वो फैसले लिए गए हैं उन कानूनों को भारतीय जनता पार्टी लागू करना चाहती है जिन कानूनों के बाद किसान की खेती छिन जाएगी, खेत छिन जाएंगे। जाट और मुस्लिम वोटों के अलावा यहां गुर्जर, सैनी और कश्यप बिरादरी के 2-2% वोटर भी काफी अहम माने जाते हैं। मौजूदा वक्त में गुर्जर, सैनी, कश्यप और ब्राह्मण समुदाय बीजेपी का परंपरागत वोटर है, लेकिन जयंत चौधरी भी जाटों के साथ साथ इसी समुदाय को साध कर अपनी राजनीतिक नैया पार कराने के मूड में दिखाई दे रहे हैं। पश्चिमी यूपी में जाटों को साधने के लिए किसान हित की बात करनी होगी, इसीलिए किसानों के मुद्दे पर सभी विरोधी दल एक सुर में बीजेपी के खिलाफ आवाज बुलंद करते हैं, क्योंकि 2014 चुनाव के बाद यहां का जाट वोट बैंक का बड़ा हिस्सा बीजेपी के साथ चला गया था। इसी वोट को अपनी तरफ करने के लिए किसान आंदोलन उनके लिए एक अवसर की तरह है, इसलिए सभी दल जाट वोटों के लिए किसान और उनके आंदोलन का खुलकर समर्थन कर रहे हैं। 70 साल लगे पेट्रोल को 70 रुपए के दाम पर आने के लिए और 7 सालों में 100 रुपए तक पहुंच गया है। डीजल का दाम देखिए, आपको ना गन्ने का दाम मिल रहा है, ना गेहूं का, ना धान का। बिजली की बड़ी बड़ी बिलें आ रही हैं, खाद नहीं मिलती, बीज नहीं मिलते, गैस सिलेंडर आपको पकड़ा दिए गए। आज क्या आप गैस सिलेंडर खरीद सकते हैं? उसको दोबारा से भरवा सकते हैं? ये उत्तर प्रदेश में ही जिस तरीके से किसानों का आंदोलन को कुचलने का काम किया सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी, उनके गृह राज्य मंत्री, उनके बेटे पर आरोप और अब तो सुप्रीम कोर्ट जांचें, न जाने कितने कितने सवाल खड़े हो रहे हैं। कहीं ऐसा हो सकता है जो अन्नदाता है उसको जीप के टायर से कुचल दें? किसान को टायर से कुचल दिया गया। जो जाट 1998 से 2019 के बीच दूसरे राजनीतिक दलों से निराश होकर बीजेपी की तरफ आया था, किसान आंदोलन की वजह से अब वो बदला सा जरूर दिखाई दे रहा है। ऐसे में देखना यह है कि आगामी विधानसभा चुनाव तक क्या समीकरण बनते हैं, लेकिन जाट लैंड से एक बार फिर नई राजनीति का उदय जरूर हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।